हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा स्क्वायर। दिस इज अंकित। आज की इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग सुपर कॉन्टिनेंट, पैंजिया, पैंथालसा, टेथिस, everything is going to be clear in this video. And this video is one of the most important video which is going to develop your concept regarding the topography of the world as well as the topography of India, especially Indian topography, as well as how the mountains have been formed, how plains have been formed, how coastal areas have been distributed all across the borders of India. So the main focus will be like the topography. So without wasting your time, let's dive into the video. Here we are going to study about the concept of Pangea. Concept of Pangea. Have you heard about this word? क्या आपने कभी इस शब्द के बारे में सुना है कि पैंजिया क्या है? यदि आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 300 से 250 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। लगभग 250 या 300 मिलियन ईयर्स की बात है, जब हमारा ये मानना था कि जो भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक हिस्सा हुआ करते थे और एक ही लैंड मास हुआ करता था। उस लैंड मास को हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते थे, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज सुपर कॉन्टिनेंट। And this supercontinent was named as Pangea. इसी सुपर कॉन्टिनेंट को हम पैंजिया के नाम से भी जानते थे। जब ये सातों जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक साथ एक कंपोजिट कॉन्टिनेंट बनाते थे, उसे हम सुपर कॉन्टिनेंट का नाम देते थे। यदि आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो एक सागर हुआ करता था, एंड दिस ओशन वॉज कॉल्ड एज and this ocean was called as Panthalsa, and in other word it was also called as Tethys. यानी पैंजिया के चारों तरफ जो वाटर बॉडी थी, जो कि सिंगल वाटर बॉडी थी, उसी को हम टेथिस के नाम से भी जानते थे। उसी को हम टेथिस के नाम से भी जानते थे। तो टेथिस सागर के So Pangean supercontinent was surrounded by a single water body system that was called as Tethys. Tethys सागर के नाम से इसे हम जानते थे। And this incident was around 250 to 300 million years ago, and this period is called as Mesozoic period. Mesozoic period. सो मेसोजोइक पीरियड में ही ये माना जाता है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट फोर्सेस हैं वो एक्ट करना स्टार्ट हुई थी। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट फोर्सेस का मतलब है कि जब हम अपने कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, डिफरेंट लैंड मासेस की बात करते हैं, तो इनके नीचे जो है वो एक स्लाइडिंग फोर्स काम कर रहा है। जस्ट लाइक दिस द स्लाइडिंग फोर्सेस एक्ट्स एंड द कॉन्टिनेंट्स स्टार्टेड separated, and the land masses started getting either deflected or merged from each other. So thus how we got separated into 7 main continents. I hope you are getting it. So that concept was given by, यानी कि जो concept है continental drift theory का, continental drift theory का, this was given by Alfred Wegener. Alfred Wegener ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में सभी को समझाया था, सभी को बताया था। सो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने अपना काम करना स्टार्ट किया तो जो ये पूरा का पूरा लैंड मास है पैंजिया, ये 2 हिस्सों में सबसे पहले डिवाइड होता है। 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है तो जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो बन जाता है लॉरेशिया। जो नॉर्दर्न हिस्सा है ये नॉर्थ पैंजियन रीजन है, जो कि लॉरेशिया के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा साउथ का हिस्सा है वो हमारा गोंडवाना लैंड के नाम से मशहूर है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गोंडवाना लैंड। इस प्रकार से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने अपना काम करना स्टार्ट किया था। और जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट फोर्सेस और ज़्यादा ताकतवर हुए और समय के साथ इन्होंने अपना खेल शुरू किया, डेवलप हुए, यानी कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ही नतीजा है कि आज हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं।
और आज से लगभग मेसोजोइक पीरियड में यानी 250 से 300 मिलियन ईयर्स एगो ये माना जाता था कि ये सभी के सभी मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करते थे जिसका नाम था पैंजिया। सो व्हेन वी आर मूविंग टू द इंडियन टोपोग्राफी एंड लैंड फॉर्म्स, सो द बेसिक स्ट्रक्चर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ वी हैव माउंटेन्स। माउंटेन्स की बात करें अगर जो हम अपने इंडिया की ऊपर का सतह अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। तो ये पूरा का पूरा जो जोन है ये पूरा का पूरा माउंटेन्स हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने नॉर्दर्न साइड से ही, तो माउंटेन से स्टार्ट किया जाएगा। माउंटेन्स भी 3 तरह के आपके डिवाइड किए गए हैं, फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स। ये हमारे 3 डिवीज़न हैं जो मेनली एनसीईआरटी में आपके दिए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिवीजन्स हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग तरह के जो इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके गुण हैं, उसके हिसाब से डिवीज़न डिफरेंट टाइप्स के हैं। बट द मेन इंपॉर्टेंट डिवीजन्स आर लाइक फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स आखिर होते क्या हैं और ये इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। चलिए, तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा दूं। अगर ये हमारे 2 लैंड मासेस हैं, ठीक है, और यदि कहा जाए कि इनके बीच का जो कॉन्टिनेंटल रिफ्ट फोर्सेस है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि सेम डायरेक्शन में, ये इधर से फोर्स लगा रहा है और ये इधर से फोर्स लगा रहा है। सो वेन एवर द फोर्सेज कोलाइड ईच अदर, तो लैंड मासेस क्या होंगे, बीच से उठना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दस हाउ द फोल्ड माउंटेन्स बीइंग स्ट्रक्चर्ड और दे आर फॉर्म्ड। तो इस तरह से फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं तो यंग फोल्ड माउंटेन्स में आपके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हिमालयाज़ हमारे क्या हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। एंडीज़ हमारा यंग फोल्ड माउंटेन है और द अल्प्स जो हैं वो हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। एंडीज़ की बात करें तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस। यदि हम एंडीज़ की बात करेंगे तो ये हमारे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है, यानी कि सबसे बड़ी पर्वतमालाओं में से एक है। इसी के साथ जब हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जो लगभग आज से 200 से 250 मिलियन साल पहले की डेवलपमेंट है या फॉर्म्ड है या स्ट्रक्चर्ड है, तो दे आर अरावलीज, यूराल्स, ईस्टर्न घाट्स, एप्लेचियंस, दीज ऑल आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है वो मानी जाती है अरावली। ये सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की है, तो आप कह सकते हैं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इज अरावली। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इज अरावली। I hope you are getting it. So let's move to the formation of fold mountain. If we have 2 pieces of land mass, यानी कि हमारे पास 2 ज़मीन के टुकड़े हैं, आप ध्यान से देखें, और दोनों की तरफ से जो फोर्स लगाया जा रहा है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये धीरे धीरे अपनी तरफ आगे बढ़ती चली जाएंगी। और बीच में ये जो सी है, समंदर है, इसमें जो सेडिमेंट है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा और वो हार्ड रॉक सबस्टेंसेस बन जाएंगे। और इस प्रकार से ये कंप्रेशन होता है, और इस कंप्रेशन से जो भी हमारा सिल्ट है या जो भी हमारा क्ले पार्टिकल्स हैं या सैंड पार्टिकल्स हैं, दे बिकेम वेरी हार्डन एंड दे कंपोज्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रॉक्स, एंड दस द फोल्ड माउंटेन्स आर बीइंग स्ट्रक्चर्ड और फॉर्म्ड। तो आप देख सकते हैं जब भी ये कॉन्टिनेंटल फोर्सेस दोनों एक तरफ ही हों तो हमेशा फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओरोजेनी। यानी कि जो ये कॉन्टिनेंटल फोर्सेस एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रही हैं और जिससे ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स डेवलप हो रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओरोजेनी। तो इसे हम ओरोजेनी या ओरोगेनी के नाम से कहते हैं। सो इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि कॉन्टिनेंटल फोर्सेस के बारे में तो नहीं पूछेगा लेकिन फोल्ड माउंटेन्स के बारे में ज़रूर पूछेगा। आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। यदि हम यंग फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं तो हिमालयाज़ हो गए, अल्प्स हो गया, एंडीज़ हो गया, दीज ऑल आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, द बेस्ट एग्जाम्पल विल बी अरावलीज, एप्लेचियंस, आपके यूराल्स। यूराल इज़ वन ऑफ द माउंटेन दैट इज़ इन बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ एशिया एंड यूरोप। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, volcanic mountains. Volcanic mountains are formed when lava erupts
ऑन टू द अर्थ सरफेस देन कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। ध्यान से देखिएगा, इसको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक फिगर अटैच किया हुआ है। जब ये लावा बाहर की तरफ निकलता है और यहाँ से ये लावा निकल के बाहर की तरफ फैलता है और कूल्स डाउन, यानी कि जब यहाँ पे ये ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर का रूप ले लेता है एंड दस द वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। अब इसकी बात हम करते हैं, तो जो नंबर 1 पे यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज लावा, इसकी को हम लावा कहते हैं। ये अंदर जो ये पूरा आपको येलो वाला रीजन है दिस इज कॉल्ड एज मैग्मा चैम्बर, ठीक है। और मैग्मा चैम्बर से मैग्मा जब बाहर की तरफ निकलता है और ज़मीन पे फैलता है तो वो लावा का रूप ले लेता है। ये जो पतली सी आपको नली दिख रही है इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक कंडुइट पाइप, दिस इज कॉल्ड एज वेंट, दिस इज कॉल्ड एज वेंट। मैग्मा वेंट, इसी के थ्रू, वेंट के थ्रू ही बाहर आता है मैग्मा और बाहर स्प्रेड होकर लावा का रूप ले लेता है। ये आपका लेयर्स ऑफ, देखो यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स सबके जो हैं कंपोज्ड हो गई हैं और इन्हीं लेयर्स की वजह से जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स के वॉल्केनिक माउंटेन्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड पे हमारा क्रस्ट है, यू कैन सी ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स आपके सामने हैं, माउंट फिजी इन जापान, माउंट एटना, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके तंजानिया में है। कहाँ पे? तंजानिया में है, ये आपके तंजानिया में है। एंड माउंट कोटोपैक्सी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक माउंटेन्स विच केम इन टू एग्जामिनेशंस, डिफरेंट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस। So now let's move to the block mountains. It is very important to understand about the construction and structure of the block mountains. If you will see, अगर जो मैं आपको बताऊं कि ये हमारे एक सिंगल अर्थ सरफेस की बात कर लें या हमारा एक लैंड मास की बात कर लें, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। क्या? जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और इन अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि ये ज़मीन धंसना स्टार्ट हो जाती है यहाँ की। और इस प्रकार से आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपकी ज़मीन धंसने की वजह से एक गड्ढा सा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये गड्ढा क्रिएट हो जाएगा तो इसी गड्ढे को हम ग्रैबन का नाम देते हैं। इसी गड्ढे को हम क्या करते हैं? ग्रैबन का नाम देते हैं। ये हमारा ग्रैबन्स होते हैं, यानी खाई की प्रकार से हो गई। और ये हमारे हो गए हॉर्स्ट्स, यानी ऊंचाई की तरफ में हॉर्स्ट। ये हॉर्स्ट होते हैं और ये ग्रैबन होते हैं। तो यदि आप देखेंगे तो ये जो घाटियां हैं यहाँ पर लोग रह सकते हैं, तो इनके लिए क्या प्रतीत होगा? ये पहाड़ की तरह प्रतीत होगा। इट विल लुक लाइक माउंटेन्स टू देम, सो दे आर कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन्स। और इसी प्रकार से ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो यानी कि जब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट फोर्सेस की और जब ये सिंगल लैंड मास पे अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो यहाँ से इनका जो बीच का लैंड मास है वो धंसना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक घाटी के समान ग्रैबन, जिसमें घाटियों को बसाया जाता है, वो बस जाते हैं लोग। और वहाँ पे जो उठे हुए पोर्शन है दीज आर कॉल्ड एज हॉर्स्ट। ये हॉर्स्ट का नाम हो जाता है और जो खाई है इसको हम ग्रैबन का नाम देते हैं, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स। सो द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो हमारे अफ्रीका की रिफ्ट वैली है, राइन वैली जो जर्मनी में है, द वॉसेजस माउंटेन इन फ्रांस, द सियरा नेवादा इन द USA. These all are the example of block mountains which are very important for your examinations point of view. I hope you got how the block mountains are being formed or structured. So let's move to the next thing. Now moving on to the very important topic, that is Indo-Gangetic Plain. Indo-Gangetic Plain. So if you will see the name Indo-Gangetic Plain, here it is starting from Indo. Indo means it has been taken from the river Indus. It has been taken from the river Indus, and Gangetic means Ganga, our very you can say sacred river. So सिंधु गंगा का मैदान आपके इंडस रीजन से, ये आपकी इंडस रिवर है, यस और नो? सो दिस इज इंडस रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू गंगा एंड कमिंग ऑन टू ब्रह्मपुत्र. If you will see, there are a lot of rivers which are being flowing into this.
So I will going to tell you about very important reasons of Himalayas which has been divided according to the rivers यानी नदियों के प्रभाव से हिमालय के कुछ रीजन्स जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये हमारी इंडस रिवर है और ये हमारी सतलुज रिवर है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस रीजन, सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज पंजाब हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज। अब अगला रीजन जो है वो हमारे सतलुज और काली नदी के बीच में पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज। काली नदी से जो तीस्ता रीजन है, जो तीस्ता नदी है, इसके बीच का जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालयाज। और फिर तीस्ता से जो ब्रह्मपुत्र है, दिस इज नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से आप लोग यहाँ पे फिर से समझ लें। इंडस और सतलज के बीच का जो है वो रीजन कहलाता है पंजाब हिमालय। सतलुज से काली के बीच का जो रिवर है, दिस इज कॉल्ड एज कुमाऊं हिमालय। स्टार्टिंग फ्रॉम काली टू तीस्ता, दिस इज कॉल्ड एज नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालयाज। और फिर इसके बाद तीस्ता से लेके आपके ब्रह्मपुत्रा तक, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली। So now let's understand why this is very important for us to understand about Gangetic Plains or Indo-Gangetic Plains. जितनी भी नदियां हैं वो अपने साथ कुछ न कुछ सिल्ट, क्ले या सैंड पार्टिकल्स लेकर चलती हैं या उसे ढोती हैं, ये तो आपको पता होगा। तो जब ये प्लेन रीजन में आती हैं, जब ये हमारे प्लेन रीजन में आती हैं, तो इस रीजन को और ज़्यादा फर्टाइल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फर्टाइल, यानी उपजाऊ बनाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे खेती बाड़ी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उसका निर्वाह हो सकता है। इट विल बी वेरी ईजी फॉर अस टू हार्वेस्ट एंड ग्रो क्रॉप्स। सो जो प्लेन रीजन है, it is one of the finest region where we can grow plants, where we can grow our crops, and we could use it for different purposes. It could be for commercial as well as for home use. So, and that is why Indo-Gangetic Plains became one of the most important regions of India. So let's move to the next point, which is Peninsular Plateau. पेनिनजुलर प्लेटू की बात करते हैं, यानी प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। अब प्रायद्वीपीय के बारे में मैंने आपको बता रखा है। प्रायद्वीप क्या होते हैं? यानी कि यदि हम इंडिया का निचला हिस्सा ऐसे देखें तो ये इधर से 3 तरह से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। बे ऑफ बंगाल, आपका अरेबियन सी, और ये हमारा इंडियन ओशन। ये सुनो, तो जब इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी तीनों तरफ से ये लैंडमास घिरा हुआ है, तो इसी घिरे हुए लैंडमास को हम क्या बोलते हैं? पेनिनजुला। क्या बोलते हैं? पेनिनजुला। एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ बिकमिंग वन ऑफ द पेनिनजुलर कंट्री। पेनिनजुला। सो अगर हम अपने इंडिया में पेनिनजुलर प्लेटू को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो निचला हिस्सा है उसे समझना होगा। तो जो हमारा पेनिनजुलर प्लेटू है वो ट्रायंगुलर शेप है। क्या है? ट्रायंगुलर शेप है, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, जैसे हम डेक्कन प्लेटू, और डेक्कन प्लेटू तो हमारा सदर्न पोर्शन हो गया। इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी पेनिनजुलर प्लेटू का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अब यदि मैं इनकी कंपोजिशन की बात करूं तो मेड अप ऑफ इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड क्रिस्टलीन रॉक्स। तो ऐसा माना जाता है कि ये ज्वालामुखी के फटने के कारण डिफरेंट टाइप्स के जो रॉक्स कंपोजिशन है उसकी वजह से ये डेवलप हुए थे। तो मेनली इसमें इग्नियस रॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है,
The peninsular plateau of India was formed when the Gondwana landmass broke apart and drifted, making it part of the oldest land masses. अभी जस्ट मैंने आपको पैंजियन सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में जब बताया था तो उसमें आपको गोंडवाना लैंड मास का जिक्र मैंने किया था, ये वही गोंडवाना की बात कर रहा है, ठीक है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए कुछ इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करते हैं अपने पेनिनसुलर प्लेटू को। यदि हम अपने पेनिनसुलर प्लेटू को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होता है, ठीक है, यानी ट्रायंगुलर शेप है। आपको ध्यान देने योग्य बात ये है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, ठीक है, और ये हमारा डेक्कन प्लेटू है। इन दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू। ये हमारी नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइडर, जो कि एक भाजक का काम कर रही है, जो डिवाइड कर रही है सेंट्रल हाईलैंड्स को और डेक्कन प्लेटू को, ठीक है। इस तरह से आप समझने की कोशिश करिएगा। अब ये जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, आपको पता है, ब्लैक सॉइल बना हुआ है, मेनली ब्लैक सॉइल है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी चीज़ें जाननी होंगी कि ये इग्नियस रॉक्स भी इसमें हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर्स बहुत पॉपुलर हैं, आयरन ओर्स और प्लस कोल माइंस। अब जब आप कोल माइंस की बात करते हैं तो ये जो झारखंड वाला बेल्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज नाउ मूव टू द कोस्टल रीजन, जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमारा ये इंडिया का निचला हिस्सा, वो सारे स्टेट्स प्लस आपके यूनियन टेरिटरीज जो कोस्ट रीजन को फॉर्म करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे इंडिया के 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज, 4 यूटीज़, ये सारे मिलाकर के कोस्टल रीजन को फॉर्म करते हैं। यदि 9 स्टेट्स की बात करेंगे तो कुल अगर जो स्टेट्स की बाउंड्री की बात करेंगे तो इट इज़ अबाउट 6100 किलोमीटर्स। और जबकि हम बात करते हैं 9 स्टेट्स और प्लस 4 यूनियन टेरिटरीज, तो टोटल मिला करके जो टोटल कोस्टल एक्सपेंशन है इंडिया का, दैट इज़ अबाउट 7516.6 किलोमीटर, यानी कि ऑन एन एवरेज और ऑन एन अप्रॉक्सीमेशन वी कैन से इट एज 17 किलोमीटर, ठीक है। सो गाइज हियर यू कैन से द 9 स्टेट्स, the names of all the 9 states as well as the names of all the 4 union territories which comprises the Indian coastline. Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and the West Bengal. These all are the 9 states which lies on the coastal region of India. While we are talking about union territories, जब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब देखिए यूटीज़ की बात करते हैं, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये हमारा लक्षद्वीप है और ये हमारा दमन एंड दीव है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेशनल टू यू। इफ़ इट इज़ इंफॉर्मेशनल इन एनी वे, एनी हाउ, just subscribe the channel, share it to your friends and family. You may just drop your comments in the comment box, and till then you practice it, you keep studying. I will see you with another video.